हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स है कि पूछा ही जाता है, जो है व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु या इसे ही हम व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसकी रचना क्या होती है, इसकी कार्यविधि क्या होता है, पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये आपको पता ही होगा कि ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, 5 मार्क्स। और ये भी आप जानते होंगे कि ये 100% फिक्स है कि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाती हैं। तो इन सभी टॉपिक को बिल्कुल तैयार कर लेना है। हालांकि ये चैप्टर 3 है जो कि हमने पहले ही कवर करा दिया है, जो कि शाम की क्लासेज 1-1 घंटे की चल रही है। ये रिवीजन की क्लासेज जो सुबह में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ओनली टॉपिक पढ़ा रहे हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट है तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का आप सुबह में रिवीजन करते हुए चलें, और शाम को आपका सिलेबस हम कंप्लीट करा ही रहे हैं। रोजाना 1 घंटे की क्लासेज चल ही रही हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप समझ लेते हैं। चलिए, व्हीटस्टोन सेतु। अब व्हीटस्टोन सेतु क्या होते हैं इसको हम समझेंगे। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। मतलब व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ है, एक क्या है, एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक लाइन का तो पहली बार डिफिनेशन है कि व्हीटस्टोन सेतु एक क्या है, व्हीटस्टोन जो सेतु है ये एक ऐसा विद्युत परिपथ है, एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का हम क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं जी, उसका वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो ये परिभाषा नहीं कह देंगे, व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। इतना आप लिख देंगे। चलिए जी, यही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद अब हमारा आता है कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। यहाँ पे यही हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, जो है सिद्धांत। अब व्हीटस्टोन सेतु का यहाँ पे हमने सिद्धांत लिखा हुआ है कि यदि 4 प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज के 4 संलग्न भुजाओं पर स्थित है तथा उसके एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल जोड़ दिए जाए, तब धारामापी का विक्षेप 0 हो तो चतुर्भुज के 2 संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो ये है हमारा सिद्धांत। क्या आपको याद हो गया? तो आप कहेंगे भैया कैसे याद हो जाएगा, इतना बड़ा है, अभी कैसे याद होगा? मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ 100% याद होगा, 100%। केवल मैं आपसे कहूँगा सब्र रखिएगा, केवल सब्र रखेंगे, आपको हम याद कराएंगे। हो सकती है मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो, बट आपको याद होने की गारंटी फुल है, 100% है। तो चलिए देखते भी हैं कि आपको याद कैसे कराते हैं हम। देखिए आप, सबसे पहली बात, इसको याद कराने के लिए सबसे पहले एक मैं फिगर बनाऊंगा। उस फिगर को अगर आपने समझ लिए तो उसके बाद कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, फिर आप आसानी तरीके से इसको आप याद कर पाएंगे। तो वो फिगर इंपॉर्टेंट है, चलिए हम उसको बताते हैं और वहां से आप समझिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे एक हम फिगर बना देते हैं, जो है ये। यहाँ पे एक काम हम कर लेते हैं, थोड़ा सा एक काम मैं करूँगा, यहाँ पे थोड़ा वेट कर लीजिएगा आप। थोड़ा सा एक मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। मैं ये फ़ोटो को हटा दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमें जगह की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है, ठीक है ना, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम त्रिभुज को इस तरीके से ले लेते हैं।
एक हम यहाँ पे चतुर्भुज को लिए हुए हैं, यहाँ पे एक हमने चतुर्भुज लिया हुआ है। अब इस चतुर्भुज में यहाँ पे देखेंगे एक हमने चतुर्भुज यहाँ पे लिया हुआ है। अब इस चतुर्भुज में ये विकर्ण है इसका, इस चतुर्भुज में ये इसका विकर्ण है। अब विकर्ण में हम यहाँ पे एक क्या लगाएंगे वो अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे एक चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं अगर आपको इरेज कर दूं, ये हटा दूं, एक चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम मैं दे रहा हूँ ABCD। ये आपको चतुर्भुज जो दिखाई दे रहा है इसका मैं नाम दे रहा हूँ, ये ABC और D, ये आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। और उसके बाद इस चतुर्भुज में एक हम विकर्ण लगा देते हैं, जो है ये हमारे पास एक विकर्ण हो गया। अब विकर्ण के पास एक हम धारा मापी लगा देते हैं। एक विकर्ण में हम क्या लगा देते हैं, एक विकर्ण में हम यहाँ पे धारा मापी लगा देते हैं। धारा मापी जो है गैल्वेनोमीटर G है। और इसके दूसरे विकर्ण में हम क्या करते हैं जी, दूसरे विकर्ण में हम इसको एक कुंजी और दूसरे विकर्ण में हम इसको क्या कर देते हैं, एक सेल या बैटरी से और दूसरे आगे एक कुंजी से जोड़ देते हैं। ये आपको इतना फिगर आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात हमने क्या यहाँ पे किया है, यहाँ पे एक चतुर्भुज लिया है। अब चतुर्भुज में ना यहाँ पे एक और चीज़ आपको मालूम करना है। अब वो क्या होनी चाहिए ये आप देख लीजिए। चतुर्भुज में एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, ये 4 जगह हमने लिया है। अब इन चारों जगहों पर हम क्या करेंगे, प्रतिरोध लगाएंगे। एक ये प्रतिरोध हो गया, एक ये प्रतिरोध हो गया, एक हमारा ये प्रतिरोध हो गया, एक हमारा ये प्रतिरोध हो गया। अब ये हमारे जो प्रतिरोध हैं ये हम क्या करेंगे, इसको मैं नाम दे रहा हूँ। ये हमारे हैं, इन्हें हमारे हैं P, Q, R और S, ये हमारे 4 प्रतिरोध हैं। अब ये सेल या बैटरी से हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो मान लेते हैं यहाँ से I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे 2 रूट हैं, एक इधर भी जाएगा, एक इधर भी, एक इधर धारा बहेगा, एक तो हमारी इधर धारा बहेगा और एक जो धारा है इस रास्ते में बहेगा। इस रास्ते में जो धारा बहेगा, इस रास्ते में जो धारा बहेगा इसको मान लेते हैं I1 धारा बह रहा है। और इस तरीके से गया, फिर से यहाँ से 2 रास्ते हैं, तो इस रास्ते में मान लेते हैं I2 धारा बहेगा। और ये गैल्वेनोमीटर में जो धारा जाएगी उसको हम IG धारा कह देते हैं, IG धारा इसमें बहेगी। और यहाँ से ये जो धारा बह रही थी इसको मान लेते हैं कि I3 धारा इस तरीके से बहते हुई गई और यहाँ से फिर से I4 धारा बहते हुए यहाँ से निकल गई। यहाँ से ये आया धारा, यहाँ से ये मिलते हुए यहाँ पे फिर से आकर न्यूट्रल यहाँ पे हो गई हैं। ठीक है ना। तो ये आपको फिगर आपको जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक कभी भी आप ये याद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं विशेष कर कह रहा हूँ इस फिगर पे ध्यान दीजिए। जब फिगर आप समझ जाएंगे तो अंत में आपको ये याद होगा, अंत में, शुरू में नहीं याद होगा परिभाषा, ये जो सिद्धांत है, ठीक है ना, अंत में याद होगा। पहले आप ये फिगर समझिए। सबसे पहली बात, यहाँ पे हमने एक चतुर्भुज लिया है, तो माना एक चतुर्भुज क्या है, ABCDA, ये क्या है, एक हमारे पास चतुर्भुज है, ठीक है ना। ये हमारे पास चतुर्भुज है ABCD। इन चतुर्भुजों में 4 प्रतिरोध हमने लिया हुआ है, 4 प्रतिरोध PQRS, ठीक है ना। ये चारों जो प्रतिरोध हैं ये संलग्न भुजाओं पर स्थित है। संलग्न भुजाओं का मतलब ये जो भुजाएं हैं वो एक साथ सभी जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे एक प्रतिरोध है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। चारों प्रतिरोध एक संलग्न भुजाओं से स्थित है, ठीक है ना। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, यहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला बताया जाता है कि PQ = RS। यही यहाँ से किरचॉफ का जो नियम का, व्हीटस्टोन सेतु के नियम का यही फॉर्मूला है और इसी को हमें प्रूव करना है, PQ/RS।
जहाँ पी क्यू आर एस ये सभी प्रतिरोध हैं। तो यहाँ पे कहा गया यदि चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस, चार प्रतिरोध है ना, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है, एक एस है, और ये चतुर्भुज के चार भुजाएं, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, चार भुजाएं हैं और ये संलग्न है, एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम यही कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से समझिएगा, हम कह रहे हैं यदि चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं पर स्थित हो, स्थित मतलब यहाँ पे दिख रहे हैं ना, स्थित ही तो है, तो स्थित हो, तथा इसके एक विकर्ण में धारामापी तथा इसके दूसरे विकर्ण में सेल या बैटरी लगा हुआ हो, और धारामापी का विक्षेप शून्य हो। धारामापी के विक्षेप शून्य होने का मतलब कि ये जो सुई है ना, ये विक्षेप नहीं हो रहा हो। तो यदि धारामापी का विक्षेप शून्य हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में तब जाकर क्या बताया गया कि जब जब धारा का विक्षेप शून्य हो तो परिपथ में चतुर्भुज के दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अभी आपको याद नहीं हुआ होगा, मैं समझ रहा हूं, पर थोड़ा सा तो समझ में आया ना, एक बार हमने बोला तो अभी आपको और भी याद हो जाएगा। यहाँ पे पहली बात थोड़ा थोड़ा यहाँ पे याद कीजिए, मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा ही आपको याद कराऊंगा। पहले आप क्या कह रहे हैं, यदि चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं पर स्थित है तथा, इतनी बात समझ गए ना, तो यही बात लिखा गया है, यदि चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं पर स्थित है, यहां तक समझ गए, तथा इसके दो विकर्ण होते हैं, एक हमारा ये विकर्ण है और दूसरा ये हमारा विकर्ण है, ठीक है ना। तो तथा इसके एक विकर्ण में धारामापी लगा हुआ है और दूसरे विकर्ण में सेल और कुंजी लगा हुआ है। तो यही हम कहेंगे, तथा इसके एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल तथा कुंजी लगे हुए हैं। तो यही बात लिखेंगे, तथा उसके एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल जोड़ दिया जाए। मतलब एक विकर्ण में हमने धारामापी जोड़ा है, दूसरे विकर्ण में यदि सेल जोड़ दिया जाए तब क्या होगा, जोड़ दिया जाए तब क्या होगा, जोड़ दिया जाए तब यदि ये धारामापी है ना, इसका विक्षेप शून्य है, ये धारामापी है, यदि ये विक्षेपित ना हो, ये ऐसे ही सुई रहे, तो धारामापी की विक्षेप यदि क्या हो, धारामापी के विक्षेप यदि शून्य हो, तो उस समय पर चतुर्भुज के, ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के दो भुजाएं ये हम ले रहे हैं, तो चतुर्भुज के दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है, देखिए ये P है, ये Q है, तो ये प्रतिरोधों का अनुपात ही ना होगा जी, प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। समझ रहे हैं, तो यहीं से ये बात बताया गया है। तो एक बार और मैं सीक्वेंस वाइज बोल रहा हूं, आप याद कर लीजिएगा। आप क्या बोलेंगे, ध्यान से समझेंगे। आप कहेंगे कि यदि चार प्रतिरोध, मतलब आप कहेंगे यदि चार प्रतिरोध P Q R S किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं पर स्थित हो तथा इसके एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल तथा कुंजी लगे हो, तब यदि धारामापी का विक्षेप शून्य हो अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तो चतुर्भुज के दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यह है हमारा किरचॉफ का नियम और यही बात यहाँ पे लिखा गया है। एक बार मैं पढ़ के भी यहाँ पे सुना दे रहा हूं, यदि चार प्रतिरोध P Q R S किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं पर स्थित हो तथा उसके एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल जोड़ दिया जाए तथा धारामापी का विक्षेप शून्य हो, अर्थात इसी को कहते हैं सेतु संतुलन की स्थिति में हो,
तो चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात, चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात, शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये था जी हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अब देखिए इस फॉर्मूले को हमें प्रूफ भी करना है, तो वो हम आपको करके दिखाएंगे। फिलहाल मैं आपको ये कहूँगा, ये अगर जिसको अभी तक याद अगर अभी भी नहीं हुआ ना, तो मैं कहूँगा आपसे कि आप वीडियो को पीछे ले जाइए, एक दो बार सुनिए समझिए, तब आपको याद होगा। ठीक है ना। चलिए पहले स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए। ठीक है जी, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ और यहीं से मैं अभी आपको फॉर्मूला ये प्रूफ करूँगा। यहाँ पे मैं इसको फॉर्मूले को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको हमेशा याद रहे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि पी क्यू साइड में रहेगा ना, तो प्रूफ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पी क्यू इजकल टू आर एस, ठीक है ना, पी क्यू बाई आर एस। इसी को हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम इसको अब प्रूफ करके मतलब सिद्ध करके अब हम आपको दिखाते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिद्ध मतलब प्रूफ। अब प्रूफ कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे इससे पहले व्हीटस्टोन सेतु से पहले हमने किरचॉफ का नियम आपको पढ़ाया है। तो किरचॉफ के नियम में दो नियम होते हैं, प्रथम नियम एक द्वितीय नियम। तो जब आप किरचॉफ के नियम पढ़े हुए रहेंगे ना, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए किरचॉफ के नियम में किरचॉफ का दो बार हम प्रथम नियम लगाएंगे और दो बार द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई भी संधि है तो किसी संधि पर आने वाली और जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ पे हमने ये किरचॉफ के प्रथम नियम में हमने ये बताया था कि मान लेते ये हमारे पास एक संधि है, तो जो धाराएं संधि की ओर आएंगी, संधि की ओर आने वाली जो धाराएं हैं उसको हमने कहा था कि धनात्मक लेंगे और जाने वाली जो धाराएं हैं उसको ऋणात्मक लेंगे, ये हमने बताया था। तो देखिए ये हम एक संधि लेते हैं बी, तो संधि बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, तो ये हम लिखेंगे जी। यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे कि संधि बी पर किरचॉफ प्रथम नियम से, संधि बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो संधि बी पर यदि किरचॉफ का प्रथम नियम लगाए तो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि इसकी ओर संधि की ओर जाने वाली जो धाराएं होती हैं वो बाहर निकलने वाली धाराओं के मतलब जो जाने वाली धाराएं हैं वो मतलब ये देखिए संधि की ओर ये धाराएं आ रही हैं, तो जो आने वाली धाराएं होती हैं वो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती हैं। तो ये जो जा रही हैं संधि की ओर, तो संधि की ओर जा कौन रही है, तो I1 धारा जा रही हैं, तो ये हमने लिख दिया। फिर से यहाँ से निकल रही हैं जो धाराएं, तो ये दो धाराएं निकल रही हैं, एक I2 धारा निकल रही है, एक IG धारा निकल रही है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे I2 प्लस IG प्लस I2 धारा निकल रही है। तो ये हम जानते हैं ना जी, ये हमने लिख दिया, किरचॉफ के प्रथम नियम से लिखा है। अब ऐसे हम कहते हैं कि संधि की ओर जो जाएंगी धाराएं, जैसे ये जा रही हैं, तो ये जा रही हैं तो जाने वाली को हम धनात्मक ले लिए और ये निकल रही है तो इनको हम माइनस लेंगे, तो माइनस IG और माइनस I2 और इसका बीजगणितीय योग शून्य होता है। वही बात है, ये दोनों माइनस में इधर जाएंगे तो I1 और ये हमारे क्या हो जाएंगे I2 प्लस IG हो जाएंगे। तो यही तो बात यहाँ पे हमने लिखा है, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया है। ठीक है ना, कि संधि की ओर जो जाने वाली धाराएं हैं संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के बराबर होते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज कह रहा है कि यदि सेतु संतुलन की स्थिति में होगा तो वहां पे ना जो गैल्वेनोमीटर की जो धारा है उसमें धारा बह ही नहीं रही है, तो इसीलिए ये I1 होगा वो I2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। क्यों ऐसा हो गया, तो क्यों इसलिए ये ऐसा होता है क्योंकि ये हमारा समीकरण फर्स्ट मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लिख लेंगे चूंकि कि I2 जो है ना IG है ना, इसका विक्षेप क्या होता है, शून्य होता है, तो इसलिए ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, IG का मान यहाँ पे 0 होता है क्योंकि जब क्या है सेतु संतुलन की स्थिति में है, इसीलिए। तो यहाँ से हमारे
संधि के मतलब बिंदु संधि बी पर किरचॉफ का प्रथम नियम से हमें मिला कि I1 है वो I2 धारा के बराबर है। उसके बाद अब फिर से हम लगाएंगे कि संधि डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, तो हम लिखते हैं संधि डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो यदि हम ये लिखते हैं तो यहाँ पे फिर से हम क्या लिखेंगे, तो देखिए ये संधि है, तो संधि की ओर आने वाली जो धाराएं हैं, तो ये I3 धारा आ रही है और जाने वाली धाराएं क्या है, देखिए ये भी धाराएं IG दो धाराएं हैं, ये भी संधि की ओर आ रही हैं और ये निकल रही हैं। तो देखिए जो आने वाली धाराएं होती है उसको प्लस लेते हैं, तो यहाँ पे कौन आ रही है, एक I3 धारा आ रही है और एक हमारी IG धारा आ रही है, तो इसको भी हम प्लस लेंगे। और बाहर कौन निकल रहा है, तो I4 निकल रहा है, तो इसको हम माइनस I4 लेंगे इक्वल टू 0। और हम इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा, इसको मैं इरेज कर दूँ ना, इसको हटा दे रहा हूँ, जगह थोड़ा बच जाएगा तो आसान रहेगा। तो अब इसके I3 धारा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं I3 प्लस यहाँ पे IG का जो मान है, IG का मान ये शून्य होता है। IG का मान जब सेतु संतुलन की स्थिति में है तो IG का मान शून्य हो जाएगा। और ये I4 को इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो माइनस में है, ये इधर जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, I4 हो जाएगा, ठीक है ना, I4 हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे कि जो I3 है वो I4 के बराबर है, तो इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया, जिसमें कह रहा है कि I3 जो धारा है वो I4 धारा के बराबर है, ठीक है। तो 2 बार हमने कहा था ना किरचॉफ का 2 बार हम प्रथम नियम लगाएंगे, तो 2 बार हमने प्रथम नियम लगा दिया। अब 2 बार हम द्वितीय नियम भी इसमें लगाते हैं, ये प्रूफ करना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो अब हम 2 बार किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 बार। अब हम लिखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, तो द्वितीय नियम ये कहता है कि बंद जाल ABCD, यहाँ पे देखिए बंद जाल कौन कौन सा है, एक बंद जाल है ABCD, एक ये बंद जाल है, दूसरा बंद जाल है BCDA। तो पहले हम इस बंद जाल में लगाते हैं, तो बंद जाल यहाँ पे लिखते हैं, बंद जाल ऐसे लिख देते हैं, बंद जाल ABCDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे यही बात बताया गया था कि संगत जो धारा होता है, मतलब प्रवाहित जो धारा है उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो देखिए यहाँ पे प्रवाहित धारा है I1 और इसका संगत प्रतिरोध है P1, तो I1 इंटू P1 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देखेंगे तो ये अब इसमें ये भी बताया गया था कि संधि की ओर हम चलेंगे इस रास्ते पे, तो इस रास्ते की ओर जा रहे हैं, इधर ही धारा बह रहा है, तो इसीलिए इसको प्लस लिए हैं। फिर से यहाँ से हम इधर जा रहे हैं तो धारा भी इसी दिशा में बह रही है, हम भी इसी दिशा में चल रहे हैं, तो इसका मतलब जो IG और G है ये भी हमने क्या लिए, माइनस में लेंगे, सॉरी प्लस में लेंगे, ठीक है ना। देखिए प्रवाही धारा, इसको प्रतिरोध हमने मान लिया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ से फिर से अब इधर मुड़ेंगे तो हमारी चलने की दिशा इस ओर है और धारा की बहने की दिशा इस ओर है, तो विपरीत है, इसलिए इसको माइनस लेंगे, तो माइनस I3 और इसका प्रतिरोध है वो R है, तो R हमने लिख दिया। I इक्वल टू बीजगणितीय योग 0 है, तो 0 हमने लिख दिया। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा I1P और यहाँ पे ये माइनस I3R है, इसको हम उधर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, I3 इंटू R हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा यहाँ पे समीकरण हो गया, ये समीकरण 3।
अब आप कहेंगे सर ये कहाँ गया आई जी इंटू जी, तो यहाँ पे हम इतना बात जानते हैं कि सेतु संतुलन की स्थिति में है, इसलिए आई जी का मान 0 है। तो अगर 0 में जी का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये तो ऐसे ही 0 हो गया। तो इससे हमें ये मिला जो बंद जाल ए बी सी डी ए में हमें क्या मिला, सॉरी ए बी डी, यहाँ पे सी नहीं रहेगा ना जी, ये हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पे सी कैसे हमने लिख दिया, यहाँ पे सी नहीं ना रहेगा जी, केवल ए बी डी ए रहेगा। तो ए बी डी ए ये हमने लिखा हुआ है। तो इसमें किरचॉफ का हमने द्वितीय नियम लगाया, तो वहाँ पे I1P = I3P के बराबर है। अब फिर से एक बार और हम लगा देते हैं, क्या लगा देंगे, अब इस वाले बंद परिपथ में लगाएंगे बी सी डी बी में। तो हम यही लिखते हैं कि बंद जाल बी सी डी ए बी में, बंद जाल बी सी डी बी में, ठीक है ना, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ये आप लिख लेंगे पूरा किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब इसमें हम लगाएं तो यहां से देखिए धारा बह रहा है, यहां से अगर धारा बहेगा तो I1 और R1 धारा की दिशा में ही हम इसी दिशा में चलेंगे, तो ये I2 R2 ये प्लस हम लेंगे, तो ये हम लिखते हैं I2 इंटू Q है, तो ये R2, ठीक है, ये प्लस लेंगे। फिर से इधर से अब इधर बहेंगे तो देखिए ये हम इधर चलेंगे, धारा इधर बह रहा है, इसका मतलब इसको माइनस लेंगे, तो ये I4 इंटू S है, ये माइनस हमने लिया। अब फिर से इधर चलेंगे तो इसकी भी बहने की दिशा इस ओर है, हम चल रहे हैं इस ओर, इसका मतलब ये भी हम IG इंटू S है, S नहीं सॉरी G है ना इसका प्रतिरोध, तो G ये भी हम माइनस में लेंगे, = 0 होता है, 0 हमने लिख दिया, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो इतनी बात बेसिक जानते हैं कि IG का मान 0 है, तो 0 में G का गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा। ये I4S है, ये इधर जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि I2Q जो है ना वो ये माइनस I4S है, ये = कि इधर जाएगा, तो I4S के क्या होगा, बराबर होगा। यहां से हमें ये पता चला, यहां से हमें ये पता चला कि I2Q है ना वो I4S के बराबर है, तो ये हमारा समीकरण 4 हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा देखिए हमने 2 बार किरचॉफ का प्रथम नियम लगाया है और 2 ही बार किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया है, और यहाँ पे हमें 4 समीकरण ये मिले हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, समीकरण 3 और 4 का भाग दे देंगे। तो हम लिखते हैं कि समीकरण 3 तथा 4 को भाग देने पर, समीकरण 3 में 4 का भाग देने, 3 में 4 का भाग देने पर 4 से समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, इस तरीके से शुद्ध रूप में आप लिखिएगा। अब भाग देते हैं तो क्या मिलेगा दोस्त, देख लीजिए। भाग देंगे तो देखिए सबसे पहली बात, इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के साथ, तो I1P जो है वो I2Q के साथ भाग होगा, तो I1P जो है वो I3Q के साथ भाग होगा, ठीक है ना। I1P जो है वो I2P के साथ, I2P के साथ ना जी, I2P के साथ, यहाँ पे I2 रहेगा, I2Q के साथ भाग देंगे, ठीक है। अब फिर से क्या हो गया, फिर से I3R है वो I4S से भाग देगा, तो I3R है ना वो I4S से भाग देगा, ठीक है। अब इतनी बात देखेंगे, अगर यहाँ पे ये हमने भाग देकर दिखा दिया है। अब देखिए इस I1 से ये I2 कैंसिल हो जाएगा, इस I3 से ये I4 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हुआ, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ये समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से हुआ है। कैसे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे समीकरण फर्स्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि I1 है वो I2 के बराबर है, और यहाँ पे समीकरण 2 आपको कह रहा है कि I3 है वो I4 के बराबर है।
देखिए I1 I2 के बराबर है, तो यही बात यहाँ पे देखेंगे I1 I2 के बराबर है तो I1 से I2 कैंसिल, I3 जो है I4 के बराबर है तो I3 से I4 कैंसिल। तो अब यहाँ पे बचा क्या ओनली, तो बचा ऊपर P बचा, नीचे Q बचा, ऊपर R बचा, नीचे S बचा, यही ना बच्चे जी। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ये हमारा क्या हो गए, प्रूव्ड हो गए, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यही तो था हमारा किरचॉफ का नियम कि क्या बताया गया था कि किसी बंद जाल ABCDA में क्या बताया गया था, हमें यही ना बताया गया है कि किसी, यहाँ पे यही था ना PQ = R/S, यही था। तो इसको क्या बताया गया है कि किसी बंद जाल AB, मतलब यहाँ पे हमें ये बात बताया गया है कि यदि 4 प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज के 4 संलग्न भुजाओं पर स्थित हो और इसके एक विकर्ण में धारा मापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल लगा हो और यदि सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तो चतुर्भुज के 2 भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो यही बात कहा गया था। तो यही आपको लिखना है, सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर सिद्धांत लिखिएगा, फिर आपको ये साइड में फिगर बनाना है, यहाँ से आप लिखते हुए यहाँ तक लिखेंगे और उसके बाद ये भी आपको लाइन लिखकर यहाँ पे प्रूफ लिख देना है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। पहले आप इतना बात मैं कहूँगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी बात है, ये साइड का भी ले लीजिए, ले लिए। चलिए दोस्त, तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए वहाँ से क्लिक करके बेसिक टू हाई अपनी पढ़ाई कीजिए। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे और इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। हाँ, जो नोट्स के लिए मैंने आपको कहा है तो ओनली 199 में आपको पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का नोट्स आपको दिया जा रहा है, जिसमें फिजिक्स के आपके 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के 10 चैप्टर, मतलब टोटल 24 चैप्टरों का फुल नोट्स आपको दिया जा रहा है, फुल PDF नोट्स आपको दिया जा रहा है ओनली 199 में। तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर पे मैसेज करके वहाँ पे स्पष्ट रूप से कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए, तो ओनली आपको 199 रुपये पेमेंट करेंगे, आपको जो PDF नोट्स है व्हाट्सएप पर आपके सेंड कर दिए जाएंगे। तो नीचे नंबर है, अभी आप तुरंत मैसेज कर लीजिए और वहाँ पे मांग लीजिएगा। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।